हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन जबरदस्त चल रही होगी। आज हम बात करेंगे उन 20 कीवर्ड्स के ऊपर जिनके बेस पर सीए फाइनल, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आखिर उनका मीनिंग क्या है। एग्जाम में अगर लिखा आया डिस्कस तो हमें क्या करना है, एग्जाम में लिखा आया इवैल्यूएट तो हमें क्या करना है, एग्जाम में लिखा आया कैलकुलेट तो हमें क्या करना है। तो आजकल इन शब्दों के ऊपर आपका आंसर चेंज हो सकता है, क्योंकि यह कॉस्टिंग न्यू सिलेबस। ओल्ड सिलेबस वाले में तो कैलकुलेट ही करना होता था, लेकिन अब बदले हुए जमाने के अंदर कॉस्टिंग भी बदल गया है और कॉस्टिंग सब्जेक्ट आपका प्रैक्टिकल ओरिएंटेड हो गया है। तो जो बात मैनेजमेंट पूछे बस उतना जवाब दो। यह काम किसका है? कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट का, या कह लीजिए कॉस्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट का। अगर मैनेजमेंट ने बोला है डिस्कस करो तो सिर्फ डिस्कस करनी है प्रॉब्लम, एडवाइस नहीं देनी है। ध्यान से समझना बात को। मैं अगर सीए हूं, प्रैक्टिस कर रहा हूं, मेरे सामने क्लाइंट बैठा है, क्लाइंट ने बोला सर बताओ इस एंट्री को हम ऐसे घुमा दें, इस एंट्री को हम ऐसे घुमा दें, तो इससे क्या हो सकता है? डिस्कस करो। तो सीए साहब को सिर्फ डिस्कस करना है कि भाई इस एंट्री को ऐसे घुमा दोगे तो हाँ, यहां पर आप चोरी तो कर रहे हो बट आपको इतना फायदा हो रहा है। लेकिन अगर इस एंट्री को घुमाओगे नहीं, जो काम लॉफुली करना चाहिए वही काम करोगे, तो हाँ थोड़ा टैक्स देना पड़ेगा आपको, लेकिन आप सुख की नींद सोओगे और चैन की नींद सोओगे, आराम से आप टेंशन फ्री होकर सोओगे। बस बात खत्म। सीए साहब को डिस्कस करने के अंदर यह नहीं बताना कि क्लाइंट साहब आपको क्या करना चाहिए। तो ऐसे ही कॉस्टिंग के क्वेश्चन आते हैं, केस स्टडी के क्वेश्चन आते हैं। आखिरी में क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या है और रिक्वायरमेंट में वो कौन सा शब्द यूज किया गया है और उस शब्द के अंदर कितनी बात करनी है, इसके बारे में आज डिटेल में समझाऊंगा मैं आपको। अभी आईसीआई ने कुछ समय पहले निकाला है स्किल असेसमेंट, और ये एक पीडीएफ मैटर है जो आपको कैंपस क्लाउड, सीए का जो कैंपस क्लाउड है वहां पर मिल जाएगा। आप वहां से इसे डाउनलोड कर लेना। यहां पर आईसीआई ने बताया है अगर क्वेश्चन बोले रिकमेंड तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन बोले इवैल्यूएट तो हमें क्या करना है। तो ये तो थी आईसीआई की लैंग्वेज। आईसीआई ने भी इसमें अच्छे से बताया है। इस बात को मैंने और सिंप्लीफाई करने के लिए यहां पर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, और साथ में आपको एग्जांपल देते हुए समझाऊंगा कि आखिर इसके अंदर हमें करना क्या है। और अगर पॉसिबल है तो मैं आपको इसके ऊपर पूछा गया एक क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। जैसे अभी नवंबर 2020 की आईसीएआई ने आरटीपी इशू की है। नवंबर 2020 की आईसीएआई ने स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के पेपर की आरटीपी लॉन्च की है। अच्छा, आरटीपी के ऊपर डिटेल डिस्कशन वीडियो तो ऑलरेडी यूट्यूब पर हम डाल चुके हैं, और उनके आंसर का पीडीएफ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल चुके हैं। तो नवंबर के आरटीपी में आईसीआई ने क्वेश्चन के आखिरी में कौन सा शब्द इस्तेमाल किया और उस शब्द के चलते हमें आंसर में क्या लिखना था, इसको प्रैक्टिकली को रिलेट करते हुए आपको बात समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, और मुझे पता है कि मैं आपको बात समझा दूंगा। इसको शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि ये जो शब्द हैं ये आम जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले शब्द हैं, और इनका इस्तेमाल अगर आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी करोगे ना तो बहुत सारी बातों से बच जाओगे, बहुत सारी बातों से बच जाओगे। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए मेरे पास स्टूडेंट आया, अभी देखो फिजिकली तो आ नहीं सकता, फोन पर ही आएगा। स्टूडेंट ने पूछा सर कि आजकल मेरा पढ़ने का मन नहीं करता, कोरोना काल चल रहा है सर, पूरे इकोनॉमी की हालत खराब है सर, ऐसे में कैसे पढ़ूं, मेरा दिल नहीं लगता सर पढ़ाई के अंदर, तो देखो सर क्या करूं। तो देखो अब उसने मुझसे क्या पूछा कि सर मैं क्या करूं, यानी मुझसे वो एडवाइस मांग रहा है। अगर मैं उसको एडवाइस में प्रवचन दूं कि देखो 12 घंटे पढ़ो, 16 घंटे पढ़ो, पढ़ना तो पड़ेगा ही वरना आगे क्या होगा, तो ऐसा करने पर 90% स्टूडेंट तो पॉजिटिव लेगा इसको, बट 10% इसको नेगेटिव ले सकता है। 10% इसको नेगेटिव ले सकता है। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूं, मैं स्टूडेंट के फायदे की बात कर रहा हूं कि नुकसान की बात कर रहा हूं? उसके फायदे की बात कर रहा हूं। उसके फायदे की बात करने के बाद भी वो मेरे प्रति अगर नेगेटिव हो गया तो बताओ मैंने क्या गलती की?
हाँ, मैंने एक गलती की है। क्या? उसको एडवाइस देने की गलती। मतलब हाँ, यहां पर मुझे उसे एडवाइस देने के बजाय यह मानते हुए आंसर देना चाहिए था कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता, अगर मैं आज सीए स्टूडेंट होता, कोरोना काल आ गया होता, नवंबर में मेरे बोध ग्रुप होते, मेरी ये फाइनेंशियल पोजीशन होती, मेरा ये पहला एकेडमिक बैकग्राउंड होता कि मैंने पहले रैंक लाया या फिर जो भी किया, ये मेरा बैकग्राउंड होता, तो आज मैं क्या करता, आज मैं क्या करता। तो मैं उसको ये बताने की बजाय कि उसे क्या करना चाहिए, अगर इस आंसर को मैं ऐसे दूं कि अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ये करता, मैं कोशिश करता कि 10 घंटे पढूं। हां, कभी कभी मेरा मन नहीं लगता, 3 घंटे पढ़ने के बाद मेरा मन उखड़ता, मैं सोचता कि नहीं अभी नहीं पढ़ूंगा, मन नहीं कर रहा है। तो मैं अगर आपकी जगह होता तो सब्जेक्ट चेंज कर लेता कि चलो यार आज कॉस्टिंग पढ़ने का दिल नहीं कर रहा है, टैक्स पढ़ता हूं। अगर मैंने 3 घंटे टैक्स पढ़ लिया फिर मेरा मन नहीं कर रहा, तो फिर मैं कोशिश करता कि चलो यार अकाउंट्स पढ़ लेता हूं। यानी कि मैं अगर आपकी जगह होता तो कैसे ना कैसे 12 घंटे पढ़ने की कोशिश कर रहा होता। अच्छा, मेरा फिर भी मन नहीं करता, मेरा कुछ पढ़ने का ही मन नहीं कर रहा होता, तो मैं कोई मोटिवेशनल फिल्म देखता, जैसे अभिषेक बच्चन वाली गुरु मूवी, वो मैं देखता। भले ही मेरे 2 घंटे लगते हैं उसके अंदर, बट वो मैं देखता, क्योंकि वहां पर उस मूवी को देखकर मैं समझ रहा हूं कि कैसे कैसे एक बिल्कुल गरीब इंसान भी पैसे वाला बन गया अपनी मेहनत के दम पर। तो मूवी मुझे मोटिवेट करती है और मेरे में पढ़ने की एनर्जी आती है और मैं पढ़ लेता। अगर गुरु मूवी देखने का मन नहीं कर रहा तो मैं देखता बदमाश कंपनी, शाहिद कपूर वाली, जहां पर वो अपने पिताजी को बताता है कि वो जॉब नहीं करना चाहता, वो अपना खुद का बिजनेस खड़ा करना चाहता है और वो चाहता है कि उसका बिजनेस एक दिन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो। तो इस प्रकार की मूवी मैं देखता और अपने आप को मोटिवेट करता कि मैं 10 से 12 घंटे पढ़ाई करूंगा और इस सीए की डिग्री को लेने के बाद लाइफ में वो करूंगा जो मैं करना चाहता हूं। अब बताओ, पहले वाले आंसर में और अब वाले आंसर में क्या फर्क है? बात वही है, तरीका अलग है। यही बात क्वेश्चंस के आंसर में भी हो जाती है। इस एग्जांपल को देने के बाद शुरुआत करता हूं सबसे पहले कीवर्ड से। ध्यान देना, यहां पर 20 कीवर्ड के बारे में आपको बताऊंगा। ये जो फाइल दिख रही है आपको, जिसके ऊपर मैं अंडरलाइन कर रहा हूं या मार्क कर रहा हूं, कुछ लिखूंगा, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहां से इसे आप डाउनलोड कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना। अच्छा, एक खास बात, आपको इसका मीनिंग याद नहीं करना है, आपको चीजों को समझना है मेरे भाई। चलो, सबसे पहला वर्ड है रिकमेंड। अच्छा, कोई क्वेश्चन दिया गया, आखिरी में बोला गया रिकमेंड करो। रिकमेंड करने का मतलब क्या है कि आपको बहुत सारे ऑप्शंस आइडेंटिफाई करने हैं, उनको इवेल्युएट करना है ना, उनको समझाना है और आखिरी में बेस्ट ऑप्शन बता देना है। जैसे मान लो अभी आप सीए करते हो, कल को आपका कोई कजन मान लो आ गया आपके पास और उसने अभी करी है, मान लो 12th पास करी है, और वो आपसे पूछ रहा है कि बताओ भाई सीए करूं कि एमबीए करूं, रिकमेंड करो। सीए करूं कि एमबीए करूं, रिकमेंड करो। तो या फिर उसने ऐसे पूछा कि भाई मैं क्या करूं, छोड़ो, उसने वो ऑप्शन लेके नहीं आया, छोड़ो, उसने बोला कि मैं क्या करूं। तो आपने बताया कि भाई देखो आपने कॉमर्स लिया तो सीए भी कर सकते हो, आप एमबीए भी कर सकते हो, और आजकल तो नए नए ऑप्शंस खुल रहे हैं, आप स्टॉक मार्केट यानी कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में भी जा सकते हो, है ना। तो मल्टीपल ऑप्शन है सीए बनने के बाद, मल्टीपल ऑप्शन है एमबीए बनने के बाद। तो आपने उसको बताया कि भाई देखो 2 ऑप्शन है जो आपको लगता है कि बेस्ट है। आपने दोनों ऑप्शन को फुल्ली एक्सप्लेन कर दिया। भाई देखो एमबीए करोगे ना, इतना समय लगेगा, इतने पैसे लगेंगे और इतनी मेहनत लगेगी। अच्छा, सीए करोगे भाई, इतना समय लगेगा, इतने पैसे लगेंगे और इतनी मेहनत लगेगी। अच्छा, सीए करोगे तो स्टार्टिंग सैलरी अगर जॉब करते हो तो इतनी होगी, बता दो उसको आप। अगर एमबीए करोगे तो इतनी होगी। भविष्य में दोनों के अंदर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट ये होंगे, ये होंगे, ये होंगे, ये होंगे, और आपने साथ में उसको रिकमेंड कर दिया बेस्ट ऑप्शन, उसकी स्किल और उसके पैशन को जानने के बाद। भाई आपके लिए बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा, आप सीए करो। अगर आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना चाहते हो तो आप सीए करो, डिटेल में नॉलेज मिलेगी सीए के अंदर आपको। जब सीए फर्म में काम करोगे तो प्रैक्टिकली आप देखोगे चीजों को होते हुए अपने सामने, कैसे एक लॉ को अप्लाई किया जाता है, कैसे इनकम टैक्स के रूल्स जो आपने पढ़े उनको अप्लाई किया जाता है। तो आप ये सीखने के बाद आपके अंदर जो स्किल डेवलप होगी, उस स्किल की मदद से आप जिंदगी में और भी कुछ आगे कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में चले गए, है ना, तो बहुत सारे करियर है आगे। तो पहले वाला था रिकमेंड। तो रिकमेंड के अंदर समझा दिया मैंने आपको, क्वेश्चन बोलता है रिकमेंड करो, तो आइडेंटिफाई ऑप्शंस,
स्टेप नंबर 2 इवेल्युएट ऑप्शन, स्टेप नंबर 2 एक्सप्लेन ऑप्शन, स्टेप नंबर 3 इवेल्युएट ऑप्शन और स्टेप नंबर 4 रिकमेंड द बेस्ट ऑप्शन। यानी यहां पर आप बताओगे कि बेस्ट ऑप्शन क्या, आप उसे रिकमेंड करोगे, आप उसे रेकमेंड करोगे। ध्यान देना, नवंबर 2020 के आरटीपी में क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, तो ये रहा जी आपका आरटीपी। क्वेश्चन नंबर 4 पर जा रहे हैं जी हम। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट और क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। ध्यान दो, यहां पे क्या लिखा हुआ है, रिकमेंड। क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट में क्वेश्चन ने बोला रिकमेंड द ऑप्शंस टू बी फॉलोड इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी लॉस ऑफ प्रॉफिट। यानी प्रॉफिट का नुकसान ना हो तो आप ऑप्शंस को रिकमेंड करो। अब यहां पे क्या करना था, हमें मल्टीपल ऑप्शन बताने थे, ऑप्शन को एक्सप्लेन करना था, इवेल्युएट करना था और आखिरी के अंदर बेस्ट ऑप्शन भी बताना था। अच्छा, इस क्वेश्चन के आंसर को एक बार आप देख लो। ऑप्शन नंबर 1 लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 लिखा हुआ है, तो देखो ऑप्शन बताए भी गए, एक्सप्लेन भी किए गए और इवेल्युएट कर पाना यहां पर पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं थी जिसके बेस पर आप जो कह रहे हो उसको आप इवेल्युएट कर सको। और साथ में यहां पर बेस्ट ऑप्शन नहीं बताया गया। उसके पीछे रीजन क्या है, जब आप इवेल्युएट ही नहीं कर पाए तो बेस्ट कैसे बताओगे। समझिए बात को। क्वेश्चन ने बोला रिकमेंड, रिकमेंड के अंदर 4 बातें करनी है। सबसे पहले ऑप्शन कौन कौन से हैं ये बताना है, दूसरा उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, तीसरा उसको इवेल्युएट करना है और चौथा रेकमेंड करना है बेस्ट ऑप्शन। अच्छा, ये काम आप चारों काम तभी कर पाओगे जब आपके पास फुल इंफॉर्मेशन हो। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आप बस 2 स्टेप लगा सकते थे। स्टेप नंबर 1 आइडेंटिफाई ऑप्शंस, स्टेप नंबर 2 एक्सप्लेन ऑप्शंस। इवेल्युएट करने की पॉसिबिलिटी इस क्वेश्चन के आंसर में नहीं थी, क्योंकि ये ऑप्शन खुद से सोचे गए ऑप्शन थे। बात को समझो, ये ऑप्शन खुद से सोचे गए ऑप्शन थे। हम क्वेश्चन को बता रहे थे कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। अच्छा, इसको इवेल्युएट हम कैसे करें, ये क्वेश्चन तो हमने खुद बनाया है, ये ऑप्शन तो हमने खुद बनाया है। अब ये क्वेश्चन या ये ऑप्शन जो हमने खुद बनाया है इसको हम इवेल्युएट नहीं कर सकते, क्योंकि इंफॉर्मेशन यूज करनी होती है क्वेश्चन वाली। तो ये था हमारा रिकमेंड। तो इसके आंसर को एक बार आप देख लेना, आपको बात समझ में आ जाएगी कि क्वेश्चन जब रिकमेंड बोलेगा तो हमें क्या करना है। आगे बढ़ते हैं जी। देखो आगे है इवेल्युएट। अब देखो इवेल्युएट एक अलग पॉइंट है। आपका वही कजन आपके पास आया और अब की बार सवाल किया सीए कोर्स के बारे में बताओ डिटेल में, इसको इवेल्युएट करो। तो मतलब क्या है, टेल पॉजिटिव एस्पेक्ट, अच्छी अच्छी बातें बताओ। उसके बाद स्टेप नंबर 2 टेल नेगेटिव एस्पेक्ट। हां, सीए करने के कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी हैं, जैसे भाई साहब 10 से 12 घंटे काम करना पड़ेगा रोज। अगर आपने प्रैक्टिस स्टार्ट कर ली तो हर महीने आपके पास डेडलाइंस होंगी, रिटर्न भरनी है, जीएसटी की, इनकम टैक्स रिटर्न, टीडीएस रिटर्न, तो मल्टीपल डेडलाइंस। आपने गलती करी तो क्लाइंट आपके ऊपर गुस्सा भी करेगा, आपकी फीस भी काट देगा। तो भाई साहब 10 से 12 घंटे रोज काम करना पड़ेगा। दूसरा नेगेटिव एस्पेक्ट, शुरुआत में प्रैक्टिस को स्टेब्लिश करने के अंदर बहुत जान लगानी पड़ती है। क्लाइंट तो आएगा नहीं ना आपके पास, क्योंकि अभी आपकी रिपुटेशन तो मार्केट में है ही नहीं। आपके पास अभी कौन सा क्लाइंट आएगा, 500 रुपए में आईटीआर भर दो, 1000 रुपए में आईटीआर भर दो, 2000 रुपए में आईटीआर भर दो, लोन दिलवा सकते हो क्या, पैन कार्ड अप्लाई कर दो। तो शुरुआत एक नए सीए की, जिसका सीए प्रैक्टिस का बैकग्राउंड नहीं है फैमिली का, ऐसे होती है। उसको बता दो भाई नेगेटिव एस्पेक्ट है। अच्छा, पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है भाई साहब, मार्केट में रिपुटेशन है। जब किसी शादी पार्टी में सीए साहब जाएंगे ना, तो 4 लोग खाना खाते खाते इनके पास में आ जाएंगे और इनको पूछेंगे बताइए सर आजकल स्टॉक मार्केट के ऊपर काफी उठापटक हो रही है, आपका क्या व्यू है। भले ही वो सीए साहब स्टॉक मार्केट में काम करते हो या नहीं करते हो, क्यों, ये डिग्री इतनी सुप्रीम है ना कि इस जो व्यक्ति सीए है लोग उसे नॉलेजेबल मानते हैं। हालांकि ये भी सच नहीं है कि सीए बनने के बाद लोग नॉलेजेबल हो। यस, 10% लोग सीए बनने के बाद भी आपको ऐसे मिल सकते हैं जिनको देखकर आपके मन में सवाल होगा कि यार ये सीए कैसे बन गया। मतलब नॉलेज लेवल बस बंटाधार।
तो आपको पॉजिटिव बताने हैं, आपको नेगेटिव भी बताने हैं। अब पॉजिटिव क्या है? एक और क्वालिटी ऑफ लाइफ, ह्यूज इनकम और आत्मनिर्भर, जिसकी बात अभी मोदी जी ने की थी। तो भाई साहब सीए कर लिया ना आपने, तो आप इकोनॉमी के साइकिल्स पर डिपेंडेंट नहीं रहोगे। कोरोना काल के अंदर भले ही कंपनी बंद हो गई हो, टर्नओवर कम हो गया, बट सीए साहब की फीस कम नहीं हुई। और कम हुई भी तो कितनी? 2-3%, 5%। वो भी कब? जब सीए साहब ने रहम खा लिया कि चलो ठीक है, आप 5% फीस कम दे देना। तो ये है इवेल्युएट। समझ गए सेकंड की पॉइंट? इवेल्युएट। तीसरा वर्ड है आपका एडवाइस। एडवाइस के अंदर बेसिकली क्या है कि यहां पर आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन देनी है ऑप्शंस के बारे में, और सारे इंफॉर्मेशन देने के बाद आपको इंश्योर करना है कि जो ओनर्स और मैनेजर्स हैं वो डिसाइड कर सके उनके लिए बेस्ट क्या है। हालांकि आपको एडवाइस यहां पे देनी पड़ेगी, आपको बताना पड़ेगा कि दिस ऑप्शन इज गुड, है ना। तो यहां पर आपको बताना पड़ेगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 देख लेना आप आरटीपी का। तो ये आरटीपी का क्वेश्चन नंबर 1 है, ये पूरी की पूरी पीडीएफ में इस यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेना आप। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बोला गया था एडवाइस दो, तो इसका आंसर एक बार आप गो थ्रू कर लेना, आपको बात समझ में आ जाएगी। तो जैसे मान लीजिए आपका लॉकडाउन के अंदर वेट बढ़ गया, डॉक्टर के पास गया, आपने डॉक्टर साहब एडवाइस दो क्या करूं, तो डॉक्टर साहब ने बताया भाई कम, या तो कम खाओ या फिर योगा करो। अगर योगा नहीं करना चाहते, यानी सुबह 11 बजे उठने की हैबिट है या दिनचर्या गड़बड़ हो रखी है, तो कम खाओ। और अगर कम नहीं खा सकते, नहीं सर पेट भर के खाना खाऊंगा मैं, तो भाई साहब योगा करो, साइकिलिंग करो, घर पे खरीद लो एक साइकिलिंग, है ना। तो ये था थर्ड पॉइंट एडवाइस। यहां पर आपको एडवाइस देनी है और इंश्योर करना है सारी इंफॉर्मेशन दी जाए, जिसके बेस पर मैनेजर्स और ओनर्स अपने आप डिसाइड उनके लिए बेस्ट क्या है। रिकमेंड में और एडवाइस में एक डिफरेंस है। रिकमेंड के अंदर आपने बेस्ट ऑप्शन बताना है, और एडवाइस के अंदर आपने हल्का सा उसको और डिटेलिंग में दे देना कि ये इट इज एडवाइज्ड कि कंपनी इस वाले ऑप्शन को चूज करे ऑन द बेसिस ऑफ योर इंफॉर्मेशन गिवन इन क्वेश्चन। अगला पॉइंट है आपका इंटरप्रेट। इंटरप्रेट का मतलब होता है सिंप्लीफाई द लैंग्वेज। जैसे आपने देखा होगा इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्ट कई बार आता है ना, कोई सेक्शन है जिसके रूल के ऊपर या जिसकी लैंग्वेज के ऊपर कंफ्यूजन हो रही है, तो कई बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लेके आता है उसके ऊपर इंटरप्रिटेशन। तो उसने बेसिकली क्या करा, लैंग्वेज को सिंप्लीफाई कर दिया। जैसे सेक्शन है 44 AD, आपने पढ़ा होगा इनकम टैक्स के अंदर, वहां पे क्या लिखता है कि टर्नओवर का 8% आप एज इनकम दिखाओगे तो आपको बुक्स एंड अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। क्रक्स यही है उसका। अच्छा, किसी बिजनेस वाले का अगर जो प्रॉफिट ऑन सेल है मान लो वो 12% है, कितना परसेंट? 12%। तो क्या यहां पर वो 8% दिखाकर बच सकता है क्या? भाई साहब ये गलत है। अभी रिसेंटली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दिया है कि किसी की इनकम अगर 12% है ना, तो यहां पर वो 12% दिखाकर बुक्स अकाउंट्स को मेंटेन करने के झंझट से बच सकता है। लेकिन इस सेक्शन का इस्तेमाल आप टैक्स कम करने के लिए नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि सेक्शन 44 AD में 8% के लिए बोला गया है तो हमने 8% दिखा तो दिया। ये बात अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्लैरिफाई कर दी है। तो बेसिकली ये कहता इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ सेक्शन, यानी सिंप्लीफाई द लैंग्वेज। तो कई बार क्वेश्चन के अंदर आता है इंटरप्रेट, तो उसमें क्या है कि कुछ टेक्निकल लाइन दी गई होगी आपको या बहुत बड़े पैराग्राफ्स दिए गए होंगे आपको, तो आपको लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करना है। जैसे हमने अपनी कलर थ्योरी बुक निकाली, अभी मार्केट में लॉन्च भी कर दी कि जो भी स्टूडेंट लेना चाहे ले सकता है उसको। तो हमने क्या करा उसके अंदर, हमने स्टडी मैट की लैंग्वेज को सिंप्लीफाई कर दिया। तो सिंप्लीफाई करने से क्या होता है, स्टूडेंट का समय बचता है और उसको टू द पॉइंट सारा मैटर समझ में आता है। अगला पॉइंट है आपका डिस्कस। डिस्कस बेसिकली क्या है, एग्जांपल के लिए जैसे मान लीजिए आपका भाई या आपका दोस्त कहीं आपके पास आए और मान लो वो स्मोकिंग करते हैं। क्या करते हैं? स्मोकिंग। तो वो आपके पास आए कि यार स्मोकिंग करने के फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, आपने उसे देख लिया। अब आप उसे डांटोगे तो वो चिढ़ जाएगा। किसी को भी अगर आप बोलो कि स्मोकिंग छोड़ दो तो वो शायद उसको अच्छा ना लगे, उसको बुरा लगे कि यार मेरे पैसे हैं, मैं खर्च कर रहा हूं, तुझे क्या दिक्कत है। तो ऐसे में क्या है कि अगर आप डायरेक्ट उसको बोलोगे ना, मतलब डायरेक्ट एडवाइस दोगे तो बुरा मान जाएगा। आप क्या करो, डिस्कस कि भाई देखो स्मोकिंग करने के फायदे ये हैं, नुकसान ये है। आपके मन में आ रहा होगा सर फायदे क्या है स्मोकिंग करने के? स्मोकिंग करने के फायदे ये हैं कि बंदे को सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसे लगता है कि उसकी टेंशन रिलीज हो गई है ना। तो डिस्कस मतलब है कि आप जो भी पॉइंट्स हैं
उसको डिटेल में डिस्कस करो और आखिरी में कंक्लूड भी कर दो। हालांकि डिस्कशन के अंदर कंक्लूजन नहीं आता है, लेकिन आप कर सकते हैं। अगला पॉइंट है एनालाइज। एनालाइज मतलब डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, और यहां पर भी कंक्लूजन देने की कोशिश करो। अगला पॉइंट है डिफाइन। अगर एग्जाम में आ जाए डिफाइन करो, तो कोशिश करो कि अपने वर्ड्स में उसको समझा दो। तो यू मे यूज योर ओन वर्ड्स। इसके ऊपर आईसीआई ने खुल के बता दिया इसके अंदर कि आपको अगर क्वेश्चन में डिफाइन करने के लिए भी बोला गया है, तब भी आप उसको अपनी खुद की लैंग्वेज में लिख सकते हो। अच्छा, आपकी खुद की लैंग्वेज में लिख पाना आसान है कि मुश्किल? आसान है। अगर एक बार आप बात को समझ गए तो लिख ही लोगे। तो समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद करने के मुकाबले। अगला पॉइंट है आपका कीवर्ड नंबर 8, स्टेट। स्टेट मतलब है टेल इन ब्रीफ। स्टेट जब भी क्वेश्चन में लिखा है, जैसे स्टेट द एडवांटेज ऑफ TQM, स्टेट द बेनिफिट ऑफ फलाना मॉडल, तो यहां पर टू द पॉइंट लिखना है आपको, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है। तो शब्दों के मतलब से पता लग रहा है कि इसमें करना क्या। अगला पॉइंट है लिस्ट। लिस्ट मतलब भी वही है, सिंपली लिस्ट डाउन द पॉइंट्स। यहां पर भी ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है। अगला है डिस्क्राइब करो। डिस्क्राइब मतलब वही डिफाइन प्लस एक्सप्लेन, उसको डिफाइन कर दो प्लस एक्सप्लेन कर दो। अगला कीवर्ड है डिस्टिंग्विश। तो डिफरेंस बिटवीन टू, एग्जाम में आ गया TQM में और TPM में क्या डिफरेंस है, तो बता दो क्या डिफरेंस है। एक्सप्लेन, टेल इन डिटेल। इलस्ट्रेट मतलब एग्जाम्पल दो। ये तो बड़े सिंपल है, देख लो आप। कैलकुलेट मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन, कैलकुलेट करो। कॉस्ट पर यूनिट क्या है, टारगेट प्राइसिंग क्या है, ट्रांसफर प्राइसिंग क्या है, कैलकुलेट करो, कैलकुलेशन है। सॉल्व करो मतलब वही है, कैलकुलेट करो। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट मतलब है दोनों के बीच में सिमिलैरिटी क्या है और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। जैसे मान लो दो जुड़वा भाई हैं, तो दोनों के बीच में कॉमन पॉइंट्स क्या है, उन्हें क्या बोलेंगे हम, सिमिलैरिटीज, यानी कंपेयर कर रहे हैं, सिमिलैरिटीज। दूसरा, दोनों में डिफरेंस क्या है, इसे बोलेंगे कॉन्ट्रास्ट, यानी कि डिफरेंसेस। अगला पॉइंट है प्रिपेयर। प्रिपेयर, तो यहां पे क्या करना है, आपको स्टेटमेंट बनाना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट एक बार देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगी बात। जरा क्वेश्चन नंबर 4, और देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया, यूजिंग थॉरोपुट अकाउंटिंग प्रिपेयर स्टेटमेंट टू डिटरमाइन ऑप्टिमम प्रोडक्शन मिक्स एंड मैक्सिमम प्रॉफिट। तो कुल मिलाकर बात क्या है कि हमें एक स्टेटमेंट बनानी है जहां पर बताना है कि ऑप्टिमम प्रोडक्शन मिक्स क्या होगा, कौन सा प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में बनाया जाए ताकि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके। अगला पॉइंट है रिकंसाइल। जैसे डिफरेंस बिटवीन टू, एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट के बीच में डिफरेंस क्यों है, रीजंस को रिकंसाइल करो। टेबुलेट का मतलब है कुछ भी अगर आपको बताना हो तो एक टेबल की फॉर्म में बताओ। जैसे आपका एक प्रोडक्ट है, उसकी 4 स्टेज होती है। सबसे पहली होती है इंट्रोडक्शन, फिर ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। तो यहां पर अगर आप बता रहे हो ना कि प्राइसिंग पॉलिसी कौन सी रखें, तो टेबल में जो पहला कॉलम है वहां पे हेडिंग लिख दो या उसका कीवर्ड लिख दो, उस चारों में वही पॉइंट लिख दो कि यहाँ पे पेनिट्रेशन, स्कीम प्राइसिंग पॉलिसी, मार्केट प्राइसिंग पॉलिसी। तो ये हो गया टेबुलेट कर दो। और अगला 20वां जो आखिरी कीवर्ड है आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई का मतलब है कि क्वेश्चन आएगा बहुत बड़ा सा और आपको बोलेगा आइडेंटिफाई करो वैल्यू चेन एक्टिविटीज। तो पूरे क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि कौन सी वाली लाइन में लिखा गया काम कौन सी वाली कैटेगरी में आता है। जैसे सिम्टम के बेस पे डॉक्टर बीमारी को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है। इस टाइम पर अगर आप जाओगे डॉक्टर के पास, भगवान न करे आपको जाना पड़े, और आपने बोला कि मुझे कोल्ड हो रहा है, मुझे फीवर हो रहा है, तो सबसे पहला जो उसके मन में शक जाएगा वो जाएगा कोविड-19 का। यानी कि सिम्टम के बेस पर बीमारी को ढूंढने की वो कोशिश कर रहा है। लेकिन पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों सिम्टम होने के बाद भी आपको कोविड-19 ना हो। तो ये आपके 20 कीवर्ड हैं जिनके बेस पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन 20 कीवर्ड में कुछ कीवर्ड आपस में ही सिमिलर हैं, जैसे कैलकुलेट और सॉल्व एक ही तो बात है। कैलकुलेट, सॉल्व, प्रिपेयर एक ही तो बात है। तो इनका मीनिंग समझ लो, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कौन से कीवर्ड में क्या करना है। एक बार अगर आप समझ लोगे ना, डिस्कस मतलब सिर्फ डिस्कस करना है। एडवाइस, यहां पर एडवाइस देनी है। इंटरप्रेट, यहां पर लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करना है। कंक्लूड, यहां पर कंक्लूजन देना है। लिस्ट, यहां सिर्फ लिस्ट देनी है। स्टेट, यहां सिर्फ लिस्ट देनी है, यानी स्टेट और लिस्ट लगभग एक ही बात है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये 20 के 20 कीवर्ड
जिसके बेस पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समझ में आ गया होगा। एक बार इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड करने के बाद एक बार आप रीड कर लेना, बस आपको याद नहीं करना है। अच्छा, रिकमेंड के अंदर 4 स्टेप हैं, फिर भी देखा, मैं आपको दिखाया था मैंने कि सिर्फ 2 स्टेप लगा पाए, तो पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन के बेस पर किसी पर्टिकुलर वर्ड के सारे स्टेप लगा पाना भी पॉसिबल ना हो। और ये कीवर्ड्स इतने मुश्किल नहीं है कि आपको दिक्कत होगी, कि आपको समझ नहीं आएगा। तो बहुत आराम से इसको एक बार रीड कर लेना, अच्छे मन से, एक कूल माइंड में, और इस वीडियो को एक बार फिर से देख लेना। इन कीवर्ड्स का मीनिंग समझने में आपको दिक्कत नहीं आने वाली। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के संग शेयर करें, ताकि उनकी भी ये कंफ्यूजन, उनके मन में भी ये डर कि किस कीवर्ड में क्या लिखना है, दूर हो जाए। चलिए मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू।